This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः वैशाख शुद्धपञ्चमी दिनाङ्क दिनाङ्क 6 मे 2022 कृष्णसमुच्चय शङ्खं चक्रं गलयितान् भटदमृतशतं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोधोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आश्रयाम् सदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकः तथा विनैरेतैः समुदितैः यत् गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमन्तन्तकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। तो अग्नि कुमार रस ये काफी बड़ा पाठ है। गंधकेन द्विकर्षेण शुद्धसूतेन तावता विधाय कज्जलिं सूक्ष्माम् एकवासरमर्दनात् कर्षमात्रं विषं दत्त्वा मर्दयित्वा दृढं पुनः हंसपादिरसैस्तैर्वास्तोकं स्तोकं मुहुर्मुहुः कुडवार्धमितैः पश्चात् गोलं कृत्वा विशोर्ष च काशकुप्यां विनिक्षिप्य शूल्बे नाडीं विधाय च देवी शास्त्रे पुनः प्रोक्तं विषं कर्ष विचूर्णितम् ऊर्ध्वाधो गोलकानां हि काचकुप्यां विनिक्षिपेत् निक्षिपेत् कज्जलिं मध्ये यतश्चाग्र्यं मजा प्रजायते तश्चाग्र्यं प्रजायते ततश्च द्व्यङ्गुलोत्सेद मृदा कूपीं विलिप्यताम् विशोष्य बालुकायन्ते यन्त्रवर्गप्रकाशिते अधोमुखीं घटीं क्षिप्त्वा क्षिपेदुपरि बालुकाम् निरुद्य भाण्डवक्त्रं च चुल्याम् आरोप्य यत्नतः वह्निं प्रज्वालयेत् सार्धं दिनं क्रमविवर्धितं स्वाङ्गशीतलम् आकृष्य थ ताम्रेण मर्दयेत् कलार्धं मरिचं सूक्ष्मं कर्षार्धं वत्सनाभकं विनिक्षिप्य विमर्द्यात् क्षिपेद् रम्यकरण्डके नन्दिना तु समुद्दिष्टं रसतुल्यं मरीचकं वत्सनाभं तु कर्षावशं मिश्रेत् विचूर्ण्यत निर्दिष्टोऽग्निकुमारो कुमारको रसवरो देव्या सह नन्दिना सेव्य वैद्य यश प्रभूत फलदश्चान्नाह विध्वंसना सद्यः पाचलदीपनो रुचिकरः शीघ्रं तथाष्टीलिकां तामां च ग्रहणीं हरेत् कफरुजः कण्ठामयध्वंसनः बल्यो भोजनतोयभक्षसुखदः श्रेष्ठो रसानां प्रभुर्मन्दाग्निं कुपवातजं क्षयगदं निःशेषशूलामया श्वासं कासगदं तथा गुदरुजं स्थौल्यं च पाण्डुं तथा शोफं वातगदं तथा खलु रतिः तुल्योर्धपर्णान्वितः
कणया सितयाज्येन दातव्योऽसौ महारथः पथ्यष्ठीलादिरोगेषु जलकूर्मगदेषु च। नंदिना तु पुनः प्रोक्तस्तत्तद्रोगहरौषधैः निहन्ति सकलान् रोगान् दुष्पत्नीव मनोरथान्। रसजनित विदाहे शीततोयाभिषेको मलयज घनसारा लेपने मंदवातः तरुणदधि तिक्ताक्तं नारिकेलीफलाम्भो मधुरशिशिरपानं शीतमन्यच्च शस्तं सौभाग्यसेवनात् अङ्घ्रिहिता मधुकचन्दनं दुषोदकेन दातव्यं सर्वस्मिन् रसवैकृते छर्द्यां तृष्णासु दातव्यं कपित्थं वा सितान्वितं कुमारीशीतले पश्च सर्वाङ्गीणः प्रशस्यते क्षीरं मधुमिता पीतं क्वाथो वा अमृतबन्धुकः। उपचारा अम्मी सर्वे प्रशस्ता रसतापिनां रसस्याग्निकुमारस्य प्रभावं वेत्ति तत्त्वतः गिरिजानन्दिकेशो वा यद्वा नारायण प्रभु। बाप रे। तो काफी बड़ा पाठ है और फलश्रुति भी बहुत ही बड़ी इस प्रकार की है। तो पढ़ लेते हैं, हिंदी भाषांतर से पढ़ लेते हैं। अनाहादि में अग्निकुमार रस, शुद्ध गंधक 2 कर्ष 20 ग्राम, शुद्ध पारद 2 कर्ष, इन दोनों के एक दिन मर्दन कर सूक्ष्म कज्जली बना ले। इसके बाद उसमें शुद्ध विष का चूर्ण 1 कर्ष 10 ग्राम मिलाकर अच्छी तरह मर्दन कर ले। कर उसमें मंडूक पर्णिका स्वरस आधा कुड़ो 125 ग्राम थोड़ा थोड़ा देकर 12 बार मर्दन करे। हंसोपाधि का मतलब यानी मंडू का प्रेणी किया है। और गोलक बनाकर तथा सुखाकर एवं चूर्णदार और काचकुपी में भरकर चूर्णदार काचकुप्यां निक्षिप्य शुल्बनाड़ीं विधाय च। शुल्बनाड़ी देवी शास्त्र के मत के अनुसार पहले शुद्ध वसनाप चूर्ण आधा कर्ष काचकुपी के नीचे रखकर पूर्वोक्त रस की कज्जली का गोलक और चूर्ण को भरकर तथा ऊपर वसनाप चूर्ण रखकर काचकुपी का मुख ताम्र के पत्र से बंद कर दे। पुनः प्रोक्तम विषं कर्ष विचूर्णितम ऊर्ध्वाधो गोलकानाभि काचकुप्यां विनिक्षिपेत। निक्षिपेत कज्जलिं मध्ये यतश्चाग्र्यं प्रजायते ततश्च द्व्यंगुलोत्सेधं मृदा कुपिं विलिप्यताम्। ओके। इसके बाद आतसी शीशी काचकुपी को चिकनी मिट्टी के कीचड़ के 2 अंगुल मोटा लेप लगाकर सुखा ले। तदनंतर एक लोहे के बड़ी कढ़ाई में या बड़ मुख वाले मिट्टी के पात्र में थोड़ा महीन वालू भरकर उस पर आतसी शीशी को रख दे और उसके मुख को नीचे की ओर मुख वाली छोटी सी मिट्टी की हांडी के ढककर उस पर वालू भर दे। विशेष कार्यानंतर अधोमुखी घटिंग क्षिप्त्वा क्षिपेद उपरि वालकाम। अधोमुखी घटी रखनी है। और मुख वाली छोटी की मिट्टी की हाड़ी से ढककर उस पर वालू भर दे। क्षिप्त्वा क्षिपेद उपरि वालुकाम निरुद्ध भांड वक्त्रंच चुल्याम आरोप्येद्नतः। ये भांड का जो मुख है
वो बंद करना है। हाँ, और उसको ताम्र से उसका ढक्कन बनाना है। खाना घेऊन येतेस का तू? हाँ, इसके बाद भांड का मुख कढ़ाई या वालू का यंत्र को ढककर बंद कर दे और मिट्टी का लेप लगाकर सुखा ले। इसके बाद चूल्हा पर चढ़ा रखकर नीचे से आग लगा दे और क्रमशः प्रतिदिन बढ़ाते हुए मृदु मध्य तीव्र आंच दे। स्वांग शीतल होने पर, ये यहाँ पे 1.5 दिन के लिए बताया है। प्रज्वलित प्रज्वालयत सार्धम दिनं क्रम विवर्धितम। तो हाँ, तो सार्ध का मतलब दिन से ही नहीं लिया है, उसी के साथ अग्नि क्रम करे। स्वांग शीतल होने पर निकालकर मट्ठा के साथ मर्दन करे। स ताम्रेण मर्दयत है, मट्ठा कहाँ से लाया है ना। ताम्र के साथ मर्दन करें, ऐसा यहाँ पर ही लिखा है। इसके बाद मरीच का महीन चूर्ण आधा पल तथा शुद्ध वचनाप चूर्ण 1 कर्ष मिलाकर मर्दन करे और सुंदर शीशी में भर के रख दे। नंदी आचार्य के मतानुसार मरीच का चूर्ण पारद के बराबर तथा शुद्ध वचनाप का चूर्ण आधा कर्ष मिला दे। यह देवी गिरिजा तथा नंदी आचार्य का बताया हुआ उत्तम अग्निकुमार रस सेवन करने से वैद्यों को पर्याप्त यश देने वाला तथा अनाह को नष्ट करने वाला, शीघ्र ही अन्न को पचाने वाला तथा जाठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला एवं शीघ्र रुचिकारक है और अष्टलिक तथा आमग्रहणी रोग को दूर करता है, कफजन विकार को दूर करता है, कंठ के रोग को नष्ट करता है, बलकारक है, भोजन पान तथा भक्ष्य कार्य में उत्तम सुख देने वाला है, रसायनों में श्रेष्ठ है। रसायन कहाँ गया है? विध्वंसना सद्य पाचन दीपनो रुचिकर शीघ्रं तथा ष्टीलिकां तामां च ग्रहणीं हरेत् कफरुजः कंठामय ध्वंसनः बस्त्यो भोजन तोय भक्ष बस्यो, क्या लगता है शायद बल्यो बल्यो। अरे यार, ये तो बस्यो कर दिया है। भोजन तोय भक्ष सुखदः श्रेष्ठो रसानाम प्रभु। रसानाम प्रभु ऐसा बताया है, तो इन्होंने रसायन चूर अर्थ कर दिया है उसका। रसायनों में श्रेष्ठ है। रसोभेषजों में श्रेष्ठ है, ऐसा कहना बेहतर होगा। मंदाग्नि कफवात जन्य विकार, क्षय रोग, सभी प्रकार के शूल रोग, श्वास रोग, कास रोग, अर्श रोग, स्थूलता, पांडु रोग, शोथ तथा वात रोगों को नष्ट करता है। इस रस को एक रत्ती की मात्रा में पान के साथ आधा पत्ता में डालकर सेवन करें तथा इस रस की प्रत्यक्ष ठीला आदि रोग में तथा जलकुर्म आदि रोग में पीपर का चूर्ण तथा मिश्री के साथ प्रयोग करें। जलकुर्म क्या है? जलकुर्म गदेषु च। अधोमुखीं घटीं क्षिप्त्वा वालुकायन्त्रस्थ कुपिकायां मुखोपरि तु अल्पघटम् एकम् अधोमुखीं दत्त्वा कुपिकामुखं घटान्तरेण आच्छाद्येत्यथा।
प्रतिष्ठिला। तांबूल दलार्थ है ना, लेकिन इसके बारे में कोई टीका नहीं है। रसजनित विदा है। हाँ, जलकुर्म गदेशु कमठाख्य रोगेशु। कमठाख्य। पहली बार मैंने जलकुर्म ऐसा कुछ सुना, देखा। पुनः नंदी आचार्य ने कहा कि तत्त व्याधिनाशक औषधियों के साथ सेवन करने से सभी रोगों को नष्ट करता है, जैसे दुष्ट पत्नी मनोरथों को नष्ट कर देती है। ये सारी अजीब है। दुष्पत्नी व मनोरथान, दुष्टपत्नी जैसे मनोरथों को नष्ट करती है, उसी प्रकार से ये सभी रोगों को नष्ट करता है। इस रस के सेवन करने पर यदि दाह जलन होता है तो शीतल जल से स्नान कराए। वलयाग्र चंदन तथा कपूर का लेप करे और मंद मंद हवा करे। मलयज घन सारा लेपनम मंदवाता। ठीक है। इन उपचारों के अतिरिक्त तरुण दधि, 7 रात्रि का रखा हुआ दधि, सप्तरात्र वित्तितेतु दधि तरुण मुच्यते। आ तरुण तरुण दधि मित्सिताक्तम। तो 7 रात रखने से दही तरुण कैसे हो जाता है, ये अजीब है थोड़ा सा। और ये पुराने जमाने का है तो फ्रीज वगैरह तो में नहीं रखते होंगे, तो ये काफी खट्टा हो जाएगा। अगर मिट्टी के बर्तन में भी रखते हैं, मिश्री मिलाकर सेवन करें, नारिकेल फल का जलपान करें और अन्य जो मधुर एवं शीतल पेय उसको सेवन करें, ये सब उत्तम दाह शामक है। सभी प्रकार के इस रस विकार में शुद्ध टंकन, लाल डंठल वाली चौराई के मूल का चूर्ण, सौभाग्य मेघनादांघ्रि हितामुदक चंदन तुषोदकेन दातव्यं सर्वस्मिन् वसवै कृते। मेघनादांघ्रि, शुद्ध टंकन, लाल डंठल वाली चौराई के मूल का चूर्ण, मिश्री, मुलेठी चूर्ण तथा रक्तचंदन का चूर्ण तुषोदक के साथ प्रयोग करें। सर्दी वमन में तथा अधिक प्यास लगने पर कैथ का रस या मिश्री मिलाकर प्रयोग करें। कपित्थ, कैथ कपित्थ है। और पूरे शरीर में घृत कुमारी का लेप करें। मधु तथा मिश्री मिलाकर अमृता, गुड़ुचि तथा बंधुक दोपहरिया के पुष्पों का रस या क्वाथ सेवन करें। इन सभी उपचारों को रस प्रयोग जन्य संताप में प्रयोग करना प्रशस्त है। इस अग्नि कुमार रस का प्रभाव गिरिजा, पार्वती देवी, नंदीकेश, नंदी आचार्य, प्रभु नारायण तत्वपूर्वक जानते हैं। हाँ। यद्वा नारायण प्रभु। हाँ, तो वैसे बनाने में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अग्निकुमार रस एक प्रकारे रस सिंधू रस बनेल असं वाटतंय। आइडियली दधी कितने समय में बन गया ऐसे कहाँ कह सकते हैं, या कोई पहचान न है इसकी। वास्तव में क्या है, ऋतु के अनुसार दही कब बन जाता है ये थोड़ा सा निर्भर है। शीत ऋतु में दही जल्दी नहीं बनता, समय लेता है। लेकिन अभी के ये ग्रीष्म काल में दही जल्दी बन जाता है, ऐसा है।
और 7 दिन रखने के बाद सप्ताह व्यतीते तु तरुणम दधि उच्यते, ये काफी मुश्किल है समझना इस प्रकार से। एक बार रख के देखना है क्या होता है। कैसे 7 दिन दही रखते हैं तो शायद ये बहुत ही खट्टा हो जाएगा, मालूम नहीं किस प्रकार से दिखेगा ऐसा भी, और टेस्ट कैसी होगी उसकी। और ये रेफरेंस कहाँ से लिया है ये तो पता नहीं चल रहा। सप्ताह व्यतीते तरुणम दधि, इस प्रकार से। तो वास्तव में ऐसा है कि कांच कुपी में रख ताम्र का है करके, ताम्र का ढक्कन बना के वो उल्टी रखनी है शीशी, और उसके नीचे एक दूसरी शीशी रखनी है, और शायद मात कपड़ करना है उसके ऊपर, और फिर बाहर निकाल कर बचना के इसमें काफी मात्रा में है, शुरू में भी है बाद में भी है। एक बार बाहर गांव जाते वक्त भूल गए थे हम, तब देखा दधी ज्यादा दिन रखने में हरा पीला पड़ जाता। ओके। हरा पीला, एक उसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कुछ ग्रो होते हैं या अपने आप रुक जाते हैं, ये एक बार देखना चाहिए। क्योंकि ये लैक्टोबैसिलस के जरिए दूध का दही में परिवर्तन होता है जब हम थोड़ा दही गुनगुने दूध में डालते हैं तो, और जब उसकी प्रोसेस पूरी हो जाती है तो शायद ये ऑटो लिमिट हो जाती है, ऐसा होगा मालूम नहीं। और ये बड़ी खूबी होती है कि इस प्रकार का दही लगाना, दही बनाना ये। और कुछ ही लोग उसको अच्छी तरीके से बना सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो कल्चर है, जो शुरू में जो दही डालेंगे वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, वो कल्चर अच्छा नहीं है तो फिर दही भी अच्छा नहीं बनेगा। और दूसरा एक तरीका है, दही अगर हमारे पास नहीं है तो ये नींबू का रस उसमें डालते हैं, लेकिन नहीं, नींबू का रस नहीं। तो एक दो बूंद इतना ही डालते हैं तो दही जम जाता है, और ये दही का कल्चर के रूप में प्रयोग करें। अब मुझे पक्का याद नहीं है, हमने बनाया था इस प्रकार से, और फिर एक बार कल्चर हो गया तो फिर आगे तकलीफ नहीं होती। हरी मिर्च के दंडल दलते। हम्म? हा, तर ते दूध तापवायला पाहिजे, ते दूध नाहीतर एखाद्याला नासतं. दंडल दळते म्हणजे काय मला कळलं नाही, ये समझ में नहीं आया। हरी मिर्च के नहीं तो बोलो माइक चालू करके। तो यहाँ का दही का तो वर्णन नहीं है मूल ग्रंथ में जो हमने पढ़ा। सह ताम्रेण मर्दयेत, ऐसा है। यहाँ इन्होंने दही भाषांतर कैसे किया मालूम नहीं है। मट्ठा के साथ मर्दन करे। इसके बाद मरीच का महीन चूर्ण वगैरह डाले। तो ये मट्ठा कहाँ से लाया ये भी पता नहीं चल रहा। आरस का पत्थर डालने से दही जमता है। आरस, आरस क्या है? मिर मिर्ची, अच्छा हाँ,
देठाने पण विरजण लावता येते. मिरचीच्या देठाने ये अलग है मैंने कभी सुना नहीं था. आरस का पत्थर डालने से भी दही जमता है. हिरव्या मिरचीच्या देठाने. ठीक आहे. जर विरजण अवेलेबल नाही या नाहीये तर मिरचीचे देठ टाकतात दुधात, मग दही लागते, जमते. हिरव्या मिरचीचे देठ. ओके. तो ये मेरे भी लिए भी नया है. हरे मिर्च का जो वृंत है उससे भी दही बनता है इस प्रकार से. तो शायद इस तरीके से. अरे आरस या क्या पत्थर. आरस का पत्थर क्या है मालूम नहीं मुझे. और वास्तव में यहाँ दही है ही या नहीं है, ये भी एक आशंका का मुद्दा है. यहाँ तो दही नहीं लिखा है, ताम्र लिखा है एक्चुअली. मुझे लगता है ताम्र का ढक्कन उसमें लगाया है तो वो चूर्णी भाव उसका हो जाता है क्या, और उस ताम्र के साथ मर्दन करे, ऐसा अपेक्षित है क्या. और फिर ये मरीच और वत्सनाभ डाल के विमर्दन करे. और इससे अगर दाह होता है तो उसके लिए कई उपाय सुझाए गए हैं. और किसी भी रस के रस औषधि से अगर इस प्रकार की तकलीफें होती है तो ये सब इसमें दे सकते हैं. ये इसमें एक अच्छा है. अभी लेड टॉक्सिसिटी काफी कॉमन इस प्रकार का है. संगमरमर. ओके. शुद्ध चांदी का सिक्का डालने से भी होता है. ओके. तो संगमरमर, शुद्ध चांदी या फिर मिर्च का वृंत, हरी मिर्च का वृंत, ये सब डालकर दही बन सकता है, ऐसा है. तो देखते हैं इस प्रकार से अगर कुछ करके दही बनता है और उसमें एक्चुअली किस प्रकार के बैक्टीरिया बढ़ते हैं ये तो अभी देखना पॉसिबल है. माइक्रोबियल स्टडी इस प्रकार से अगर करेंगे तो कौन से माइक्रोब्स निर्माण हुए हैं ये भी देख सकेंगे. और फिर उसमें से जो दही बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा ये भी देख सकते हैं. रौप्य अम्ल रस. हाँ वो तो है. रौप्य अम्ल रस है इसलिए चांदी का प्रयोग होता रहेगा. ये नींबू या आमलक ये भी शायद प्रयोग में कर सकते हैं, ऐसा रहेगा. चांदीच्या ग्लास मध्ये दूध घेतात ते योग्य की अयोग्य. उसमें अयोग्यता की कोई बात नहीं है. उसमें डालकर पी लेते हैं. और चांदी खास करके वातशामक है तो उस दृष्टि से उसका अच्छा परिणाम आता है. वात विकारों में इस प्रकार से चांदी के बर्तन में रखकर पानी या दूध पिए, ये मैं भी बताता हूँ कभी कभी. और ये भली भांति काम करता है. ऐसा है. तो हाँ मैं बात कर रहा था कि नागभस्म की टॉक्सिसिटी ये काफी प्रचलन में है. और जो भी रसशास्त्र के खिलाफ सबूत मिले हैं कि उसके दुष्परिणाम के बारे में, उस सभी में लेड पॉइजनिंग यही सबसे अहम है. तो उसके बारे में अगर हम सजग रहेंगे, लेड पॉइजनिंग होने नहीं देंगे तो ज्यादा अच्छा
इस प्रकार का रहेगा और ये हमारे सभी के लिए एक आवश्यक चिंता का विषय इस प्रकार का है। तो हमें देखना चाहिए इस प्रकार से। लहान मुलांना नियमित सिल्वर ग्लास मधून मिल्क रेग्युलर दिलं तर चालेल का? चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे सकते हैं। वैसे क्या है, अभी सोने के बर्तन तो प्रयोग में ला ही नहीं सकते। वो अच्छा है, लेकिन वो घर में रखना, चोरी होने का भय वगैरह वगैरह ये सब होते रहते हैं, तो सोने का तो नहीं कर सकते हैं। तो चांदी वैसे भी थोड़ी सोने की कीमत के हिसाब से कम वाली है। तो चांदी के ग्लास या चांदी के पात्र इसमें भोजन कर सकते हैं। चांदी का कुछ चांदी की कटोरी भी रह सकती है। तो ये बातें हो सकती है, इसको रोजाना प्रयोग में हम ला सकते हैं इस प्रकार से। तो दही बनते वाटीत घेतो। ओके. आम्लदूध संयोग विरुद्ध होणार नाही का चांदी ग्लास मध्ये दूध घेतल्यास? वो कितनी देर रखते हैं उसके अनुसार रहेंगे, उसके संयोग उसका करेंगे तो एक अलग बात है। उसमें रखकर ले लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। दूध लेना है वो डाल के तुरंत पी जाना है। पानी वैसे भी रख सकते हैं चांदी के ग्लास में। अभी गोल्ड प्लेटेड ये भी बात हो सकती है, उसमें गोल्ड बहुत ही कम रहता है। तांबे के बर्तन के ऊपर गोल्ड प्लेटिंग हो सकता है और वो महंगा नहीं है ज्यादा। तो इस प्रकार से अगर करते हैं तो हमारे संकर संपर्क में तो गोल्ड आता है, तांबरा अंदर ही रहता है। तो ये तरीका बन सकता है, उसके पात्र या उससे बर्तन वगैरह सब बनाइए और उनका प्रयोग करें खाने के हिसाब से इस प्रकार से। तो धीरे धीरे थोड़ा गोल्ड निकलता है उसमें से, वो बाहर शरीर में जाएगा। और चांदी का तो कर सकते ही है। अभी ज्यादातर हुआ है ऐसे, तो ऐसे बिस्किट है ना, हुआ है ऐसे कि घर में नहीं रह सकते, चोरी का भय है, तो लॉकर में रख देते हैं। चांदी के या सोने के आभूषण हो या इस प्रकार के पात्र हो, और उसका कोई फायदा नहीं है। कभी एक आध में बरस में एक आध बार उसको निकालते हैं, या लक्ष्मी पूजन के लिए निकालते हैं और फिर अंदर रख देते हैं इस प्रकार से। तो उसका प्रयोग होना चाहिए रोजाना। उस हिसाब से चांदी अच्छी है, और गोल्ड प्लेटेड कॉपर अगर हो तो वो भी अच्छा इस प्रकार का रहेगा, और उसका हम भलीभांति प्रयोग कर सकेंगे। ये प्रयोग करने में आसानी होगी। संवहनामध्ये रजत पुरुषाकृतीचा निर्वाप दुधात करून पान सांगितले आहे, यात विरुद्धचा विचार होणार का? नहीं होगा. मैं संगते माझ्या लहान पेशंटला माझ्या मुलालाही देते. ओके, मी सांगते. ओके, चांदीच्या ग्लास मधून दूध घेण्यास. ओके. तो बेटर ऑप्शन है कि चांदी का ग्लास लॉकर में रखने के बजाय घर पे रखे, उसमें पानी पिए, दूध पिए, ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। तो ये खास करके वात विकार के हिसाब से अच्छा है, रसायन है वैसे भी। और उसी प्रकार
ताम्र के ऊपर सोने का मुलामा देके बात हो सकती है और उसका प्रयोग हो सकता है। तो अभी बर्तन किस प्रकार के प्रयोग में लाइए ये एक अलग चीज है. गोल्ड प्लेटेड मध्ये फक्त सुवर्णच प्लेटिंग होत नसावे, त्यात अन्य धातू केमिकल टाकून प्लेटिंग करत असावेत. चांदी का भी होता होगा, मालूम नहीं है प्लेटिंग इस प्रकार का. किसके ऊपर बनाएंगे ये एक अलग बात रहेगी. और करना है तो गोल्ड प्लेटिंग ही करना अच्छा इस प्रकार का रहेगा. और फिर हमने कंगन जैसे बनाए हैं. ये ताम्र का कंगन लेके उसके ऊपर गोल्ड प्लेटिंग नहीं कहते उसको, क्या बताते हैं मालूम नहीं. लेकिन रोजाना दूध उबालने के लिए, पानी उबालने के लिए उसी प्रकार के सोने के कंगन का प्रयोग करते हैं. तो ये काफी सस्ता हो जाता है. 3 ग्राम स्वर्ण का इस प्रकार से किया था, वो 15,000 में हुआ था. और रोजाना दूध में या पानी में डाल के उबाल के लेते हैं, ऐसा है. और हम जो रक्त कल्याण का गुर्त बनाते हैं उस समय भी उसमें डालते हैं, या जो कल्प बनाते हैं उसमें भी डालते हैं. गोटा चांदी काय प्रकार आहे, कोणता धातू आहे तो. गोटा चांदी मालूम नहीं, गोटा चांदी मैंने पहली बार सुना. तो जो सोने का 10 ग्राम का भाव है वो चांदी का 1 किलो का भाव है. इतना फर्क दोनों में है. तो 100 गुना सोना महंगा है चांदी से. तो शायद ये बात बन सकती है कि चांदी का प्रयोग कर सकेंगे. और वैसे ये बैंक में रखने से कोई मतलब नहीं है, केवल हमारे पास सोना है इतना ही, बाकी कुछ नहीं रहेगा. गोटा हे चांदीच असते, साडीवर नक्षीकाम करण्यासाठी पूर्वी वापर. अच्छा. तो भरजरी शालू, ये जो बात बताते हैं, चंदेरी साड़ी इस प्रकार से, तो उसमें बहुत सूक्ष्म धागे होंगे जिसका साड़ी में इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है साड़ी बनाने में. तो ये एक अलग मुद्दा होगा पहनने के लिए इस प्रकार से. अभी जब श्रीमंती है, ये कि पैसा है हमारे पास और उपभोग कैसे लेना है, तो ये अलग अलग तरीके हैं कि उसके उपभोग लेने के. दानम भोगो नाशा तिसरो गतयो भवन्ति वित्तस्य. दान, भोग और नाश, ये 3 गतिविधियां वित्त की होती है, पैसों की होती है. यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति. जो दान में नहीं देता, उपभोग नहीं लेता, उसकी तृतीय गति जो नाश है वो अपने आप हो जाती है. तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक बीच में श्रृंखला चलाई थी, इसमें मराठी में है वो, दान ऋण श्रृंखला, दान श्रृंखला और दान इस प्रकार की. तो मराठी में थी इसलिए थोड़ा इसके बारे में जिक्र करूंगा कि खास करके जो लोग प्रोफेशन में है, चाहे मेडिकल प्रोफेशन हो, चाहे आर्किटेक्ट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, तो इनमें ऐसा हो सकता है कि शुरू में इनको स्ट्रगल करना पड़ता है. अगर घर की स्थिति अच्छी नहीं है तो एस्टेब्लिश होने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है. तो लोगों से सहायता लेनी पड़ती है, बैंक का कर्जा उठाना पड़ता है वगैरह वगैरह. लेकिन एक बार इनकी प्रैक्टिस शुरू हो गई और फिर अच्छा खासा कमाने लगेंगे,
तो अपने जीवन के लिए जो चाहिए उसकी आपूर्ति तो कर सकते हैं, बच्चों की शिक्षा वगैरह ये सभी बातें कर सकते हैं। और फिर बाद में भी पैसा आता ही रहता है घर पे, तो उस पैसों का क्या करें? तो बहुत सारे लोग उपभोग लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस उपभोग लेने में तरीके अगर अच्छे नहीं हो, हम होटलिंग शुरू करेंगे, ऐसे ही दूसरे व्यसन अगर हो जाएंगे, आदतें पड़ जाएंगी वगैरह वगैरह, तो बर्बादी होगी। तो अच्छे तरीके से उपभोग लेना ये पॉसिबल होगा ही। वैसे पर्यटन के लिए जाए, कुछ शास्त्रीय संगीत सुने वगैरह वगैरह, इस प्रकार से अगर करते हैं तो ये अच्छा तरीका इस प्रकार का रहेगा। लेकिन ये अगर नहीं होता है तो नाश गति उसको प्राप्त होने लगती है। तो उपभोग में मर्यादाएं हैं, ये एक बात स्पष्ट है। और कौन से उपभोग अच्छे हैं, खास करके हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाले नहीं है, ये देखना बहुत जरूरी है। मेरे पास एक फैमिली थी, 4 लोगों को, पति पत्नी और उनके लड़का लड़कियां, सभी को गहरी बीमारियां थी, सख्त बीमारियां थी। पहले एक आया फिर दूसरा आया, ऐसा करके। तो बाद में पता चला कि एक ही घर में ये 4 4 मरीज क्यों हैं, किसी को विल्सन डिसीज है, किसी को और कुछ है। तो फिर पता चला कि सभी में एक कॉमन है, तो ये हफ्ते में 4 बार होटल का खाना, इस प्रकार। तो मैंने उनको पूछा कि ये क्यों करते हैं आप? तो बोले मैं बहुत गरीब था और क्लासेस हमने शुरू किए और उसमें काफी पैसा मैंने कमाया, बहुत अच्छा पैसा कमाया क्लासेस के जरिए। अब जो बात हम बचपन में नहीं कर पाए या वास्तव में नहीं कर पाए, उसको भोगने के लिए हमने यह होटलिंग शुरू कर दिया। मैंने कहा ये बहुत गलत बात आपने की है। अगर उपभोग लेना ही है तो कुछ अच्छे तरीके ढूंढो कि जिसके जरिए तुम इसका अच्छा उपभोग ले सकोगे। लेकिन ऐसा नहीं है, तो बेटर ऑप्शन है कि ये ऋण श्रृंखला दान श्रृंखला इस प्रकार से करो। तो अभी मेरा सुझाव ऐसा है कि जो इस प्रकार के वैद्य होंगे, डॉक्टर होंगे, या फिर आर्किटेक्ट, कोई भी जो प्रोफेशन में है, अपने अपने प्रोफेशन में स्थिर है और अच्छा खासा कमा लिया है, जो आगे के लिए भी योजना बना के रखी है कि बुढ़ापे में भी तकलीफ न हो, इस प्रकार से किया है। अब इसके आगे, इसके बावजूद जो पैसा रह जाएगा उसको क्या करेंगे? तो मैं ऋण श्रृंखला की बात कर रहा हूँ। उसी क्षेत्र में अगर आप आर्किटेक्ट है तो आर्किटेक्ट लोगों को, डॉक्टर है तो डॉक्टरों को, सीए है तो सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, या किसी दूसरे व्यक्ति को, उसकी शुरू की अवस्था में जहाँ पे जरूरत है उनको सहायता दे दो, उनको ऋण दे दो, इस प्रकार से। लेकिन ऋण देते हैं तो ऋण की वापसी होती है। वापस अगर हमारे पास वही पैसा आ जाएगा तो हमारे लिए भी दिक्कत की बात है। तो बेटर ऑप्शन है कि ऋण श्रृंखला बनाओ। समझो कि किसी एक वैद्य ने या किसी डॉक्टर ने किसी एक दूसरे नए डॉक्टर को, वैद्य को ऋण दे दिया, चाहे 2 लाख 3 लाख 4 लाख 10 लाख कुछ भी हो, इस प्रकार। तो वो अगर बैंक से कर्जा उठाता है तो अभी 7 8% वगैरह ऐसा कुछ होगा, या 10% ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार का ब्याज उसके ऊपर होगा। तो मेरा कहना है कि ये हम सीमित रखेंगे, सूद जो है वो सीमित रखेंगे। और जब उसको पॉसिबिलिटी होगी, वो किसी दूसरे व्यक्ति को ये जो पैसा उसने बुजुर्ग से लिया है वो उसको वापस नहीं करना है, वो आगे वाली पीढ़ी को देना है। तो समझो कि 5 लाख उठा लिया है तो 5 लाख वो दूसरे को दे देगा, और सिर्फ 5 लाख नहीं करता है, उसके ऊपर 5% सिंपल इंटरेस्ट, जैसे हम बैंक में 8 9% दे सकते हैं, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 5%, और जब शुरू करेगा वापस देना तब से लागू होगा। तो 5 लाख के ऊपर 25,000 ये
पहले बरस का इंटरेस्ट होगा, तो 5,25,000 हो गए। उसमें से अगर उसने प्रति माह 20,000 भर दिए तो 2,40,000 उसमें कम हो जाएंगे 5,25,000 से, तो 3,05,000 रह जाएंगे। वो दूसरे बरस में 3,05,000 और उसमें ये 3,00,000 के ऊपर 5% तो 15,000, तो 3,20,000 ऐसा बोझ रहेगा, वो देता रहेगा इस प्रकार से। अब जब वो 5,00,000 उस वापस दे देगा तो वो ऋण मुक्त हो जाएगा, और ऊपर वाला जो है उसका दान रहेगा 5% जो है वो उसका दान रहेगा। वो अभी दूसरे व्यक्ति को जब देगा तो उसके लिए शुरू में ये ऋण हो सकता है, और फिर बाद में उसको भी इसी प्रकार से दूसरों को देना है तो एक ऋण श्रृंखला चलती रहेगी। जैसे जैसे दूसरों को देते रहेंगे वैसे ये ऋण मुक्त हो जाएंगे, और थोड़ा दान भी होगा उसमें, ऐसी संकल्पना है। और ऐसी बात भी हो सकती है कि कोई व्यक्ति ऐसे है कि जो वापस नहीं कर पाएंगे, ऋण के रूप में लेकर वापस नहीं कर पाएंगे, तो वहां वो दान ही होगा, और फिर वहां ये परंपरा खत्म हो जाएगी। शुरू में हम ऐसा सोचेंगे कि जो व्यक्ति वापस करने में सक्षम है उसी को पहले दे देंगे तो ये श्रृंखला चलती रहेगी और आगे आगे वाली की पीढ़ियों को फायदा होगा। और बाद में ऐसा कुछ होता है, जो दान के रूप में रकम देनी है सूद के हिसाब से, वो ऐसे व्यक्तियों को ही दे कि जो वापस नहीं आए, उसका वो केवल दान ही होगा इस प्रकार से। जिसमें जरूरत है, जिसको जरूरत है उसको दे दे इस प्रकार से। तो मैं ये तरीका अभी कर रहा हूँ इस प्रकार से मेरे प्रैक्टिस में मैंने लाया है इस प्रकार से। तो मैंने काफी उसके बारे में सोचा है। स्टाइपेंड देना ये भी एक बात हो सकती है, कि पुणे हब है आयुर्वेद का अभी और बहुत दूर दूर से छात्र पुणे में सीखने के लिए आते हैं। सभी की आर्थिक स्थिति अच्छी ही रहेगी ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन सीखने की इच्छा जरूर है। तो उन्हें पुणे में रहने के लिए और खान पान के लिए जितने पर्याप्त है, चाहे 6,000 7,000 8,000 इतना ही, वो कमाने का नहीं है, केवल उनका जो खर्च है यहाँ पुणे में रहने का वो उसमें से निकल जाए इतना ही देखना है। तो मैं इसके लिए तैयार हूँ अगर सच्चे दिल से कोई सीखने के लिए आए, यूजी में आए, पीजी में आए, या बीएमएस होने के बाद आए, कैसे भी आए इस प्रकार से, लेकिन कम से कम 1 बरस तो रहना है, क्योंकि तब तक प्रैक्टिस सही सीखी नहीं जाती। 2 बरस ज्यादा अच्छा है। तो जैसे काय 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 हो हो बरोबर आहे ना नहीं, वो छात्र अच्छा होना चाहिए, उसमें संदेह नहीं है, छात्र छात्रा जो भी हो इस प्रकार से। और उसको पूरे, अगर हो ठीक है पूरे लगन से उनको ये करना है तो परीक्षा करके ही देना है, ऐसा अच्छा रहेगा इस प्रकार से। लेकिन जिनके पास ये सुविधा नहीं है, कि उतना धन नहीं है उनके माता पिता के साथ पास, कि पुणे में इस प्रकार से रह सके, उनको इस तरीके से मदद मिल सकती है और केवल पुणे में ही ऐसा नहीं, ये संकल्पना पूरे भारत भर के लिए हो सकती है कोई अच्छा वैद्य केरल में है और वो इस प्रकार से अगर दे सकता है तो वो भी करे, ऐसी भी बात नहीं है कि सिर्फ हमें ही करना है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि एक कल्पना जो है वो ऋण श्रृंखला, दान श्रृंखला और दान, इस प्रकार के संकल्पना है। और जैसे अभी ये आर्य भी है, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ कि जो इस प्रकार से स्टाइपेंड देती है, छात्रों को भी देती है और गुरु को भी देती है इस प्रकार से लेकिन फिर भी
गुरु अगर और छात्र अगर अच्छे नहीं है तो ये विफल इस प्रकार का हो जाता है. तो अनेक वैद्यांनी मिळून अशा विद्यार्थ्यांसाठी हॉस्टेल उभारता येईल का? मुश्किल है. फिलहाल गुरुकुल हम चला रहे हैं और नाही तो पर्सनल करतो. हॉस्टेल में याचं म्हणणं वेगळंच आहे. सगळ्यांनी मिळून एकत्र हॉस्टेल उभारायचं असं त्रिलोक. त्रिलोक ने अभी ऐसा किया है, छात्र रखता है वो. उसको हॉस्टेल नहीं कहता. फ्लैट उसने खरीदा है, उसमें रखता है विद्यार्थियों को. अभी हाल ही में गुरुकुल चल रहा है. उसमें करीबन 4-5 छात्र ऐसे थे जिन्होंने असमर्थता दिखाई पूरे पैसे भरने में. 15,000 हमने रखे थे. वास्तविक हमारा खर्च है 16,000 कुछ इस प्रकार का. तो 15,000 भी वास्तव में ठीक नहीं है. तो ये ऊपर वाला खर्च है वो हम प्रतिष्ठान की तरफ से करेंगे. उससे ज्यादा बढ़ाने की बात नहीं है. और इसमें हम अध्यापक कुछ भी नहीं लेते हैं. ये भी बात सही है. फिर भी अभी ये लॉकडाउन, पेट्रोल डीजल के हाइक के कारण सभी दाम बढ़ गए हैं. तो महंगाई काफी बढ़ गई है. तो ये दुसरं कोणीतरी आलंय का? बघ जरा. तो ऐसी स्थिति में हम कुछ वैद्यों ने लोगों का खर्चा उठाया है. अपने अपने तरीके से जितना योगदान दे सकते हैं उस प्रकार से. तो 40-50 हजार का मामला था. तो 10,000 12,000 ऐसे कुछ करके हमने दे दिए हैं इस प्रकार के लिए. लेकिन इसमें ऐसा होता है कि जो छात्र जिनके पास पैसे नहीं है वो आगे आते ही नहीं है. वो समझते हैं कि मैं कैसे मांगू इस प्रकार से पैसे वगैरह इस प्रकार से. और फिर अपने आप चुप बैठ जाते हैं, गुरुकुल में ज्वाइन ही नहीं होते. ये तो अच्छा रहा कि इन छात्रों ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है फिर भी हम आना चाहते हैं इस प्रकार से. तो हम उसके बारे में कुछ सोच सकते हैं. तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि किस प्रकार से हम पैसों का वित्त का विनियोग करें, ये एक बार सोच लेना चाहिए. और फिर उसके मुताबिक अगर हमारे पास ज्यादा पैसे है जिसको हम दान के रूप में या ऋण श्रृंखला के रूप में दे सकते हैं तो वो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा. तो थोड़ा विषयांतर हुआ लेकिन मैं मानता हूं कि समाज के प्रति हमारा दायित्व है. और ये बात मैं जो कह रहा हूं वो जाति धर्म के आगे है. इसमें जाति धर्म का कोई संबंध नहीं है. मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं केवल ब्राह्मणों को दे दूंगा ऐसा नहीं है. मैं जैन हूँ तो केवल जैनों को दे दूंगा ऐसा भी नहीं है. तो जिसको जरूरत है उन किसी को भी हम दे देंगे. तो ये जात पात के बारे में इसके बारे में सोचना नहीं है इस प्रकार से. तो ये अगर बात होती है तो इसका प्रचार प्रसार होता रहेगा. और जो वास्तव में जिनको जरूरत है वहां तक ये पहुंचेगा. नहीं तो ज्यादातर ऐसा होता है कि जो सुविधाएं सरकार द्वारा भी उपलब्ध कराई जाती है वो उन लोगों तक पहुंचती है जो वास्तव में जिनको जरूरत नहीं है. और जो जरूरत वाले हैं वो वैसे ही रह जाते हैं. तो ये बात तो नहीं होनी है. We can fund school children as well. The way they will get into education. ये भी है. अब देखो ये एक तरीका है. मैंने सोचा था कि हम हमारे क्षेत्र से आरंभ करें. ऐसा नहीं है कि केवल हमारे क्षेत्र में ही करना है इस प्रकार से. इसमें मैं सोच रहा हूँ अगर पूरे समाज को फायदा देना है तो गाय दान करो. देसी गाय ये नैसर्गिक खेती का आधार है.
तो मैंने वो भी अभी शुरू किया है, गाय दान देना इस प्रकार से। तो एक भी गाय आती है तो 30 काय सांगतो? तो वो 30 एकड़ के लिए काफी है, ऐसा सुभाष पालेकर का कहना है। अगर वो दूध देने वाली गाय है, उसका कोई बच्चा है, बच्ची है, कालवड़ है, तो ये पीढ़ी आगे चलती रहेगी इस प्रकार से, और इससे पूरे समाज को फायदा होगा। तो देना है तो इस प्रकार से दान देना है कि जो पूरे समाज के लिए कार्य में आएगा। स्कूल के बच्चों के लिए भी, अगर हमें पता होता है कि इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और ये शिक्षा का भार सहन नहीं कर सकता, तो उसमें भी हम दे सकते हैं इस प्रकार से। तो काफी लोग करते हैं, मैं ऐसा नहीं बताता कि करते नहीं है, लेकिन एक बहुत कम लोग हैं। तो हमें जितना हो सके उतना सहयोग इसमें अगर हम देंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग कितने दानम मालूम नहीं, यहाँ का देखना चाहिए एक बार। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।